हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूरोपियन यूनियन। लास्ट सेशन में हमने किया कैसे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है जो यूरोपियन यूनियन में बाय मास्ट्रिक्ट ट्रीटी है इसके द्वारा कन्वर्ट कर दी जाती है। मीनिंग जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थी उसके बाद अदर कंट्रीज भी इंक्लूड होती हैं। पहले इसको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहा जाता था, 93 के बाद इसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता था। तो अब जो हम इसको यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो आज हम इस सेशन में करेंगे यूरोपियन यूनियन की कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं और ये कैसे वर्क करती है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जो यूरोपियन यूनियन है इसकी 7 इंस्टीट्यूशंस हैं जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये 7 इंस्टीट्यूशन कौन सी हैं एंड यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें सबसे पहले आती है द यूरोपियन पार्लियामेंट। जो यूरोप है इसकी अपनी पार्लियामेंट भी है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है ये एक कंट्री नहीं है बल्कि जो 27 कंट्रीज हैं इनकी एक यूनियन बनी हुई है जो आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं। जैसे एक सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन स्टेट क्या करती है, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशियल काम करती है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन है इसकी अपनी पार्लियामेंट है जिसके थ्रू जी लेजिस्लेचर वर्क करती है, एग्जेक्टिव वर्क करती है, इसकी अपनी कोर्ट है, इवन की जो एडवाइजरी फंक्शंस हैं जे भी परफॉर्म करती है। तो आज के टाइम में यूरोपियन यूनियन क्या है, 27 कंट्रीज की पॉलिसीज हैं उनको डिसाइड करती है। इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रिपेयर किया था लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई नहीं किया था। तो हो सकता है आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन है इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी हो। तो इससे ही पता चलता है यूरोपियन यूनियन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसकी अपनी लेजिस्लेचर है, अपनी एग्जेक्टिव है, अपनी जुडिशरी है। तो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जैसे इंडिया की अपनी पार्लियामेंट होगी वो क्या होती है, वो लोकसभा या राज्यसभा है जिसमें हम डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको इलेक्ट कर भेजते हैं। वैसे ही यूरोप की अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसको हम यूरोपियन पार्लियामेंट कहते हैं, जो ये फाउंड हुई थी 10 सितंबर 1952 को। तो यूरोपियन यूनियन है ऑल्दो जे 93 के बाद इसका नाम आता है, लेकिन 51 में जो कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनती है इसकी ट्रीटीज होती हैं उसके बाद ही हम ये कहते हैं यूरोपियन यूनियन है। इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक ओरिजिन है, वो हो जाता है। तो उस टाइम 10 सितंबर 1952 को लेजिस्लेटिव बॉडी है वो फाउंड की जाती है। तो जो यूरोप की पार्लियामेंट है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पर इंडिया आती है, सेकंड नंबर पर यूरोपियन पार्लियामेंट आती है, क्योंकि इसमें 27 नेशंस हैं। 27 नेशन की 400 मिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो इसके अंडर आ रही है। तो जो इसकी पार्लियामेंट है इसकी पार्लियामेंट में 705 मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम ऑल मेंबर कंट्रीज। तो जो इतनी भी मेंबर कंट्रीज हैं 27। तो ये मेंबर कंट्रीज क्या करती हैं, 705 अपने अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको सीट दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग ही ये मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। एंड इलेक्शन के लिए जो यूरोपियन यूनियन है इसकी 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ कैंडिडेट इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं। इस तरह वहाँ पर सेम प्रोसीजर चलता है जैसे हम अपनी कंट्री इंडिया की लोकसभा की इलेक्शन की बात करते हैं। तो उसकी अपनी पार्लियामेंट है जिसका टेन्योर 5 इयर्स के लिए है। तो ये 5 इयर्स के लिए मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के बाद आती है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है जैसे हम इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, वो है, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहा जाता है। अब पार्लियामेंट बन गई, लेजिस्लेटिव बॉडी में ही जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं,
क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग पोर्टफोलियोज के ऊपर काम वही मिनिस्टर ही तो करेंगे, इसीलिए वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है। पार्लियामेंट से अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको चुना जाता है। तो पहले इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते थे, अब काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है 93 की मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद। तो इसको कब फाउंड किया गया था? 1 जुलाई 1967 में। तो इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म किया था। तो आज के टाइम में यूरोपियन यूनियन के 27 मिनिस्टर्स हैं। तो जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं हर एक मेंबर स्टेट से एक मिनिस्टर बनता है, तो टोटल 27 मिनिस्टर्स हो गए। एंड इनके जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी क्या होती है? रोटेशनल फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए एक मेंबर को प्रेसिडेंसी दी जाती है। आफ्टर 6 मंथ क्या होती है? वो रोटेट हो जाती है। एंड इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट्स कहते हैं, वैसे ही कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। वहाँ पर मेजर 10 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेन अफेयर्स, जनरल अफेयर्स, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल अफेयर्स हो गए, एजुकेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो इस तरह बहुत सारे अफेयर्स हैं, उन पर जे मीट करते हैं, जे अपनी वर्किंग करते हैं, लॉ बनाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में जो यूरोपियन पार्लियामेंट है एंड काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ मेकिंग प्रोसेस इसके थ्रू ही किया जाता है। तो ये बन गई लेजिस्लेचर बॉडी। आफ्टर दैट एग्जेक्टिव बॉडी, जिसको हम कहते हैं यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन क्या है? एग्जेक्टिव। लॉ जितने भी बनाए जाते हैं, इन लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है? यूरोपियन कमीशन करती है। जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको कमिश्नर्स कहते हैं। ये यूरोपियन यूनियन की एग्जेक्टिव बॉडी है। एंड इसकी इस्टेब्लिश कब किया गया था? 16 जैन 1958 में। तो जितनी भी बॉडीज़ हैं, जिस सभी जब पहली ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, फिर ट्रीटी ऑफ रोम होती है, उसके बाद ही इस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यूरोपियन कमीशन में 27 मेंबर्स हैं, 27 मेंबर नेशंस हैं। उसी तरह तो यूरोपियन कमीशन है, एग्जेक्टिव बॉडी में भी 27 मेंबर्स हैं, जिनको कमिश्नर कहा जाता है। तो जो मेंबर्स हैं अपॉइंट कैसे किए जाते हैं? दे मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। लेकिन इनका जो नेम है, नेम नॉमिनेट किसके द्वारा होता है? यूरोपियन काउंसिल के द्वारा होता है। जो यूरोपियन कमीशन है, ये क्या करती है? यूरोपियन काउंसिल को प्रपोजल्स हैं वो देती है। एंड ये अपने हर एक काम के लिए पार्लियामेंट को एंड यूरोपियन काउंसिल है इसको रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बन गई इसकी एग्जेक्टिव बॉडी। उसके बाद आता है द यूरोपियन काउंसिल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इंस्टीट्यूशन है, जिसकी फॉर्मेशन है, इसकी फॉर्मेशन 2 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट है इनफॉर्मल, जो 1961 में इस्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद फॉर्मल 2009 में बाय ट्रीटी ऑफ लिस्बन, जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी है। उसके बाद जब लिस्बन की ट्रीटी होती है, उसके बाद मेजर चेंजेस हैं वो किए जाते हैं। उसके बाद फॉर्मल रूप से यूरोपियन काउंसिल है, इसको इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। तो जो यूरोपियन काउंसिल है, इट हैज़ नो लेजिस्लेटिव पावर्स, इसके पास कोई अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक क्राइसिस सॉल्विंग बॉडी है यूरोपियन यूनियन की। इसमें भी जितने 27 मेंबर्स हैं, उन मेंबर के जो हेड्स हैं वो इसका पार्ट बनते हैं। तो मीनिंग अगर किसी कंट्री का प्रेसिडेंट मेन हेड है या फिर प्राइम मिनिस्टर मेन हेड है, वो इस यूरोपियन काउंसिल का क्या है? मेंबर है। तो यूरोपियन काउंसिल बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। तो जो इसकी मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग को यूरोपियन यूनियन समिट्स भी कहा जाता है, जिसमें 27 मेंबर्स हैं आपस में मिल रहे हैं, जिनके हेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मीट करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काउंसिल है। इट डिफाइंस द यूरोपियन यूनियंस पॉलिसी एजेंडा, ये डिफाइन कर देती हैं कि ऐसे पॉलिसी एजेंडा होगा। उसके बाद जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर इसके अकॉर्डिंग ही काम करती है।
तो यूरोपियन काउंसिल है, ये काउंसिल क्या होगी, एक पेरेंट बॉडी की तरह होती है जो आगे एडवाइस देती है, अपनी पॉलिसीज बताती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ये यूरोपियन काउंसिल की लेजिस्लेचर होगी, एग्जेक्टिव बॉडी होगी। आफ्टर दैट आता है इसकी जुडिशियल बॉडी, जिसको हम कहते हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। पहले इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते थे, लेकिन लिस्बन ट्रीटी के बाद इसको यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाने लगा। तो इसकी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो एक जुडिशियल ब्रांच है जिसको 1952 में फॉर्म किया गया था। तो ये क्या करती है, यूरोपियन यूनियन है, इसकी जो ट्रीटीज हैं इनको अच्छे से इंटरप्रेट करती है, तो ये जजमेंट देती है। जो इसकी जजमेंट्स होती हैं दैट आर इनफोर्सेबल इन ऑल स्टेट्स, मीनिंग जो 27 मेंबर्स हैं वो सभी इस जजमेंट को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट भी करती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। तो जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें 2 सेपरेट कोर्ट्स हैं, एक है कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेकंड वन इज जनरल कोर्ट। तो जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट ऑफ जस्टिस में 27 जजेस हैं प्लस 11 एडवोकेट जनरल भी हैं। तो जो जनरल कोर्ट है इसके ऊपर जो भी केसेस हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस में आती हैं, नेशनल डिस्प्यूट्स हैं वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में आते हैं। तो जनरल कोर्ट है जिसमें 100 से भी ज़्यादा जजेस हैं, जे इंडिविजुअल्स हैं, या फिर एग्रीकल्चर, ट्रेड, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनके अगेंस्ट हियरिंग को सुनती है। देन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, मीनिंग अब जो ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन है, इसका अपना बजट भी होगा, बजट है उसको अच्छे से खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो यूरोपियन यूनियन के बजट की आगे ऑडिटिंग भी होती है। इसको फॉर्म किया गया था 1977 में। जी क्या है, एक ऑडिट एजेंसी है, इट इस्टेब्लिश्ड in order to improve European Union's फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जी अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करती है, जो इसका एक्सपेंडिचर है कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं सबके वेलफेयर के लिए होना चाहिए। तो इस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जी इसको परफॉर्म करती है। इसीलिए जो ऑडिट करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इसका एनुअल बजट है, इसको ऑडिट कौन करता है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। उसके बाद आता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्योंकि आज के टाइम में यूरो है जो सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी है, यूरो जोन बन चुका है, तो इसको लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इट इज इस्टेब्लिश 1 जून 1998। इससे पहले क्या था, बैंक है, सेंट्रल बैंक नहीं था, वहाँ पर जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक है या फिर EMI है वो बैंक थे, उनको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद ट्रीटी के बाद ये कहा गया था कि 99 तक हम अपना सेंट्रल बैंक है वो इस्टेब्लिश करेंगे, जो हमारे लिए कॉमन करेंसी है इसको इशू करेगा। तो इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में भी है। तो ये जो सेंट्रल बैंक है इट मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द यूरोजोन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। मीन जैसे हमारी कंट्री में RBI है, वो क्या है, हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है। हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटर्मिन होगा, उसको रेट को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, रेपो रेट है, CRR SLR है, ये सब रेट कौन डिफाइन करता है, RBI ही करती है। जब इसकी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू की कमेटी होती है, तो इस तरह वहाँ पर भी मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन कौन करता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक करता है। एंड यूरोजोन, यूरोजोन में कितनी कंट्रीज आती हैं, 19 कंट्रीज। इट मीन्स क्या हो गया, पूरे यूरोप की 19 कंट्रीज हैं जिसकी प्राइमरी एंड लीगल टेंडर मनी यूरो मानी जाती है। तो इनके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ही डिटर्मिन करता है। इट एडमिनिस्ट्रेट्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ यूरोपियन यूनियन। जैसे हमारी कंट्री की RBI है, रिजर्व है फॉरेन रिजर्व, वो एडमिनिस्टर करती है, वैसे यूरोपियन यूनियन करती है।
तो जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है इसके 4 डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, जिसमें एग्जेक्टिव बोर्ड, गवर्निंग काउंसिल, जनरल काउंसिल एंड सुपरवाइजरी बॉडी हैं, जो मिलकर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग है उसको परफॉर्म करती हैं। तो जो J7 इंस्टीट्यूशंस हैं मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू इनको इस्टेब्लिश किया गया था, जो यूरोपियन यूनियन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल बॉडी हैं। इसके अलावा इसकी कुछ एडवाइजरी बॉडीज़ भी हैं, जिसको हम कहते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी EESC। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइजरी काउंसिल हैं। जो भी कोई ट्रीटी होती है तो ट्रीटी को पहले यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी के पास भेजा जाता है। जैसे मास्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी तो पहले इसके ऊपर रिव्यू किसने किया था? इस कमेटी ने किया था। तो ये एक एडवाइजरी काउंसिल होती है, इट इज़ अ एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें 329 मेंबर्स हैं जिनको 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। और ये इस्टेब्लिश कब की गई थी? 1958 में। तो इस काउंसिल में मेंबर्स कौन होते हैं? तो इसमें जो लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, ट्रेड यूनियन हैं, इनके मेंबर्स हैं, जिनके इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं मेंबर्स को इसमें ऐड किया जाता है। तो इसके मेंबर्स एम्प्लॉयर्स होते हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो इसके मेंबर बन जाते हैं। तो इसमें आज के टाइम में 329 मेंबर्स हैं। तो ये क्या करती है? ट्रीटीज एंड पॉलिसीज हैं वो सबके लिए कंपलसरी है। मीन्स पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है तो इसके लिए इम्प्लीमेंट करने से पहले तो सबसे पहले इसके को कंसल्ट किया जाता है विद EESC। तो इस तरह ट्रीटीज एंड पॉलिसीज हैं दैट आर कंसल्टेड विद द इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी। तो ये होगी इसकी लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशियल एंड एडवाइजरी बॉडीज। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? जो इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एक कंट्री की तरह काम कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं, साइज एंड फंक्शंस हैव इंक्रीज्ड कंसीडरेबली। जो यूरोपियन यूनियन है इसका साइज भी इंक्रीज हुआ है, 27 मेंबर हो गए, फाउंडिंग मेंबर 6 थे, इसके बाद इसमें एक्सपेंशन होती जाती है तो 27 मेंबर्स हो जाते हैं, और इसके फंक्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस तरह इसके फंक्शंस इंक्रीज हुई हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसकी पावर्स इंक्रीज हुई हैं, इसके इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंक्रीज हुई हैं। तो जिस सुप्रीम इकोनॉमिक अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है, वर्ल्ड में जितनी भी सुप्रीम अथॉरिटीज़ हैं उनमें भी जिस एक अथॉरिटी है जो 27 नेशंस हैं इसकी वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ को फॉर्म करती है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन तक ड्राफ्ट कर रही है, जो अभी के लिए अनरेटिफाइड है। लेकिन इसका मीनिंग हो गया जैसे एक सॉवरेन बॉडी होती है वैसे ही ये काम करना स्टार्ट करी है। अगर हम यूएनओ को कहें तो यूएनओ है उसके पास अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऑल्दो उसके मेंबर्स 190 के ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी पावरफुल नहीं है जैसे ये यूरोपियन यूनियन है, इसमें ऑल्दो 27 मेंबर्स हैं। तो ये जो पॉलिसीज बनाती हैं 27 मेंबर्स वो ही पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो ऑब्लिगेटरी नहीं होती, वो रिकमेंडेड नेचर की होती हैं। तो इसका फाइनेंशियल बजट भी बहुत ज़्यादा है जो बिलियंस यूरो में हो रहा है। तो इस अपना एनुअल बजट भी आता है एंड इसमें 27 मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका अपना यूरो जोन बन चुका है जिसके अकॉर्डिंग यूरो में ही 19 कंट्रीज ट्रेड करती हैं। तो आज हमने इस सेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियोज लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।